आज हम पढ़ने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर। बट सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने छोटी छोटी बातें की थी, टुच्चू पुच्चू सी, कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब लाइफ के बारे में स्टडी करना, उसे हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हमारे अंदर कोई लिविंग प्रोसेसेस हो रहा है, जैसे मैं अगर खाना खा रही हूँ तो मेरे अंदर वो डाइजेस्ट हो रहा है, तो वो एक लिविंग प्रोसेस है। इसको हम किस में पढ़ेंगे? बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद अगर धरती पर लाइफ कैसे आई, इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? इसको भी हम बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि बायोलॉजी के मेजर दो ब्रांचेज होते हैं। एक होती है जूलॉजी, जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। एक होती है बोटैनी, जिसके अंदर हम प्लांट की स्टडी करते हैं। जूलॉजी के फादर थे हमारे एरिस्टोटल एंड बोटैनी के फादर थे हमारे थियोफ्रस्टस साहब। और जूलॉजी के फादर एरिस्टोटल सिर्फ जूलॉजी के फादर नहीं थे, ये मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर भी थे और बायोलॉजी के फादर भी थे। उसके बाद हमने देखा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल की डिस्कवरी किन्होंने की। तो सबसे पहले आए थे हमारे रॉबर्ट हुक 1665 में। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा, ठीक है। और उसके बाद आए थे हमारे एंटोन वॉन लीवनहुक। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को देखा, जैसे स्पर्म सेल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ऐसे सेल्स को देखा था। और फिर आए 1831 के अंदर हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब, और उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो ये थी हमारे लास्ट लेक्चर की कुछ बातें। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू टॉपिक अपना, कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। किसके बेसिस पर? सेल के बेसिस पर। बताओ, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के बेसिस पर कितने टाइप के होंगे? ऑर्गेनिज्म कैन बी कितने टाइप के हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा हो सकता है हमारा मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है? यूनि का मतलब होता है वन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है केवल वो एक सेल का बना है, एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल सेल का है, उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर। सेलुलर का मतलब सेल, एक सेल से बना ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं हम? यूनिसेलुलर। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो वो हो जाएगा बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा। लेकिन देखो, जो बैक्टीरिया होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता, लोअर लेवल का न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक। लेकिन वही प्रोटिस्टा, ये भले ही एक सेल का बना हो, भले ही यूनिसेलुलर हो, बट इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक। अगर हम प्रोटिस्टा के कुछ एग्जांपल्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बताओ, पैरामीशियम और हमारा हो जाएगा अमीबा। ये होते हैं। उसके बाद अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनके अंदर मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं। इनके अंदर 10, 20, 30, और हमारे जैसे एडवांस ऑर्गेनिज्म में तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स भी पाए जाते हैं। हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके एक सेल के अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। जैसे डाइजेशन हो गया, आपका सर्कुलेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन, सारी की सारी चीज़ें एक सेल के अंदर हो रही होती। लेकिन हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सारा का सारा काम अलग अलग सेल्स में हो रहा होता है, ठीक है। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स।
उसके बाद मोस्ट प्लांट, मोस्ट फंगस, सारे के सारे एनिमल्स होते हैं, लेकिन प्लांट्स होते हैं ऐसे कुछ जो यूनिसेलुलर है, जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे कि जो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे एल्गी होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, जो एक सेल लेकर बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर हम फंगस की बात करें, आपने ईस्ट का नाम सुना होगा, जो ईस्ट होता है ये यूनिसेलुलर फंगस होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ आ गई। अब देखो, ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके कुछ खास बातें होती है, इनके कुछ खास फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर अगर हम लिखना चाहें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इनकी ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, अगर ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये अपना सारा का सारा काम खुद कर रहे हैं। तो इसी से दूसरा पॉइंट भी बन जाता है। सेकंड फीचर क्या होगा? सेकंड फीचर हो जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म is capable to perform all functions ये सारे के सारे अपने फंक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ, जिंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें इनको आवश्यकता है वो सारी की सारी ये एक सेल से पूरा कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला फीचर क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली सर्वाइव? क्योंकि ये अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। अगर ये अपना सारा काम खुद नहीं कर पाते तो ये इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी नहीं कर पाते। मान लीजिए मैं अपना सारा काम खुद नहीं कर सकती तो मैं इंडिपेंडेंटली सर्वाइव भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, इतनी सी बातें समझ आ गई। अब देखो आगे पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हमने क्या बोला था? फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ के लिए ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए कम से कम एक सेल का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं एक सेल में से कोई भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हटा दूं, किसी भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को इस सेल में से मैं डिस्प्लेस कर दूं, तो क्या ये जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? मान लीजिए मैंने इस सेल से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर एनर्जी बन रही होती है। ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं बनेगी, सेल के अंदर एनर्जी ही नहीं बनेगी तो क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर से न्यूक्लियस को डिस्प्लेस कर दूं तो ये अपना डायरेक्शन खो देगा, ये अपना कंट्रोल खो देगा, तो भी ये जीवित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऐसे सबसे छोटे जीव होते हैं जो जिंदा कहला सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बात लिख लीजिए, एक बात लिखो नोट डाल के। ऐसे ही देखो, जो वायरस होता है, वायरस के बारे में अगर आपने ज़्यादा ना सुना तो आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना ही होगा। जो वायरस होता है उसके पास अपना खुद का सेल नहीं होता, इसलिए वो नॉन लिविंग है। उसके पास अपनी खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती, वो उसका खुद का एंजाइम नहीं होता उसके पास, इसलिए हम उसे नॉन लिविंग कहते हैं। anything less than a cell can't survive independently
independently and can't be called living. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल कम से कम है तो ही वो इंडिपेंडेंटली सरवाइव कर पाएगा और तभी हम उसे जिंदा कह पाएंगे। सीधी सी बात ये है, सिंपल सी बात, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि वायरस डू नॉट लिविंग। वायरस क्यों नहीं लिविंग होता? क्योंकि इसके पास खुद का सेल नहीं है, इसके पास खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को मेजर 3 साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा देने में। सबसे पहले आए थे हमारे स्क्लेडन साहब। स्क्लेडन 1838 के अंदर। ये जर्मनी के रहने वाले थे और प्लांट के ऊपर रिसर्च करते थे। जर्मनी के रहने वाले थे इसलिए इनको हमने बोला जर्मन बोटनिस्ट। जर्मन बोटनिस्ट। बोटनिस्ट क्यों बोला? क्योंकि ये प्लांट के ऊपर रिसर्च करते थे। इन्होंने क्या किया, 1838 के अंदर इन्होंने अपना काम शुरू किया और बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने ऑब्जर्व किया। He observed many plants and said that, कहा कि body of plant is made up of various different type of cell, different type of cells। कि जितने भी प्लांट हैं, इन्होंने जितने प्लांट्स देखे उसके बेसिस पर इन्होंने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और यही सेल्स फर्दर आगे चलकर टिश्यू बना रहे हैं एंड फर्दर मेक टिश्यूज। जैसे आप पौधों में देखते हैं जो लीफ होती है उसकी जो सेल्स होती है वो हरे भरे होते हैं, जो स्टेम होती है उसकी लीफ थोड़ी वुडी होती है। उसके बाद आप रूट को देखते हैं वो थोड़ा अलग ही दिखाई देता है, उसके जो सेल्स है वो अलग दिखाई देते हैं, इस तरह से। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और यही सेल्स आगे चलकर डिफरेंट टिश्यू बना रहे हैं। बस इन्होंने इतनी सी बात कही, ठीक है। अब हमारे आए सेकंड साइंटिस्ट, स्वान सर। एटी 39 के अंदर, और ये भी जर्मनी के रहने वाले थे लेकिन ये एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते थे इसलिए ये जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट। याद करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि ये भी जर्मनी के रहने वाले थे और ये भी जर्मनी के रहने वाले थे। इन दोनों लगभग सेम टाइम पर अपना काम स्टार्ट किया था। इन्होंने 1838 के अंदर और इन्होंने 1839 के अंदर। जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ही ऑब्जर्व्ड मैनी। जूलॉजिस्ट है तो क्या करेंगे, एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। मैनी एनिमल सेल, इन्होंने बहुत सारे एनिमल सेल को देखा एंड रिपोर्टेड a thin layer around them which is called cell membrane
सेल मेम्ब्रेन टुडे। इन्होंने बहुत सारे प्लांट के सेल्स के ऊपर बहुत सारे प्लांट एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने देखा, एनिमल सेल को जब उन्होंने देखा तो उन्हें एक बाउंड्री दिखाई दी और जिसे आज के टाइम पर सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि मैंने बहुत सारे एनिमल्स की जो बॉडी है उस पर एक बाउंड्री देखी। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने सेल मेम्ब्रेन देखी है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैंने एक बाउंड्री देखी है, एक थिन लेयर देखी है, जिसे आज के टाइम पर हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगी कि भाई ये जो एनिमल के ऊपर जो मेम्ब्रेन है, जो बाउंड्री है, क्या ये प्लांट सेल में भी पाई जा रही है। तो उन्होंने प्लांट के ऊपर भी रिसर्च किया, प्लांट के ऊपर रिसर्च किया। देन ही ऑब्जर्व्ड मैनी प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स को देखा, बहुत सारे प्लांट्स को देखा। ही ऑब्जर्व्ड मैनी प्लांट्स एंड सेड दैट, और कहा कि यहाँ पर सेल वॉल तो है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, लेकिन उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसे उन्होंने क्या कहा, सेल वॉल। ही ऑब्जर्व्ड मैनी प्लांट्स एंड सेड दैट, कहा कि सेल मेम्ब्रेन आउटर टू सेल वॉल, सेल वॉल लिखो, सेल वॉल आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया, प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में तो एक बाउंड्री पाई जा रही है। और आज इन्होंने बस इतनी सी बात बताई कि इसके बाहर एक बाउंड्री पाई जा रही है, जिसे आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन इनके अंदर एक चुल जगी कि भाई मुझे ना प्लांट के सेल को भी देखना, क्या ये बाउंड्री उसके अंदर भी पाई जा रही है, प्लांट सेल के अंदर भी पाई जा रही है। तो इन्होंने प्लांट सेल के ऊपर भी रिसर्च किया और पाया कि सेल मेम्ब्रेन तो पाई जा रही है, लेकिन उसके बाहर एक और मेम्ब्रेन पाई जा रही है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में दो मेम्ब्रेन होती है, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। इन्होंने कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी, अपनी एक हाइपोथेसिस दे दी। एक बार नोट कर लो, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। क्या दी इन्होंने हाइपोथेसिस, देखो हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है कि मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। मैंने अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया है, एक्सपेरिमेंटली जब मैं प्रूव कर दूंगा तो वो होती है थ्योरी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने से पहले मुझे लगता है सिर्फ वो है हाइपोथेसिस। तो इन्होंने स्वान सर ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस क्या हाइपोथेसिस दी कि बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर formed of cells and product of cells. Product of cells. इन्होंने बताया, इन्होंने जितना रिसर्च किया था 10, 20, 50 प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, उसके बेसिस पर इन्होंने बता दिया कि जितने भी मैंने जितने प्लांट्स और एनिमल्स पर रिसर्च किया है उन सब की बॉडी में जो एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, सेल से मिलकर बने हुए हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए। मीनिंग क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का? प्रोडक्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है कि सेल्स अपने काम के दौरान जो चीज़ें बना रही होती है उसे हम प्रोडक्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं। जैसे प्रोटीन, एंजाइम और कई सारे केमिकल्स बना रही होती है। जैसे अब हम सेल्स में पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर हमारे राइबोसोम होते हैं और वो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, ऐसे
उसके बाद इन्होंने हाइपोथेसिस दे दी। स्क्लेडन साहब और स्वान साहब सेम टाइम पर दोनों क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो इन दोनों ने हाथ मिला लिया। स्क्लेडन साहब ने कहा कि क्यों ना हम तेरी इस हाइपोथेसिस को थ्योरी में चेंज कर दे। तो इन्होंने कहा कि मैं बोटनिस्ट हूँ और तू जूलॉजिस्ट, तू अलग अलग एनिमल्स के ऊपर रिसर्च कर और मैं अलग अलग प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करता हूँ। इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने हजारों प्लांट्स और हजारों एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया, कुछ छोटे मोटे बैक्टीरिया को भी देखा इन्होंने और एक थ्योरी दे दी। टुगेदर ये दोनों मिले, पहले स्क्लेडन, पहले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, स्क्लेडन, और दूसरे स्वान। ये दोनों मिले और इन्होंने क्या कहा, टुगेदर फॉर्म्यूलेटेड सेल थ्योरी। और इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में क्या बोला कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर formed of cells and product of cells. कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सेल्स के बने हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब आप पैदा हुए थे तब आप चुन्नू मुन्नू से पैदा हुए थे, लेकिन जब आप बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर सेल्स जो है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन यही बात जब दुनिया वालों ने इन दोनों से पूछा, इन दोनों साइंटिस्टों से पूछा कि चलो बताओ कि ये जो न्यू सेल्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो ये दोनों ही नहीं बता पाए। और यही इनकी कमी थी, यही इनकी ड्रॉबैक थी। ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। बॉडी के अंदर आप जब पैदा होते हो तो आप इतने से पैदा थोड़ी होते, छोटे से पैदा होते हो। धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स की अमाउंट है वो बढ़ती है, सेल्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज होती है। वो कैसे इंक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिवाइड कर रही है। ये बता नहीं पाए दोनों ही साइंटिस्ट, ये दोनों फेल हो गए यहाँ। यही इनकी ड्रॉबैक है कि दे डिडंट described origin of new cell। ये नहीं बता पाए कि कैसे न्यू सेल्स बन रहे हैं। उसके बाद हमारे एक बहुत ही फैंटास्टिक साइंटिस्ट की एंट्री होती है 1855 के अंदर, जिसका नाम था रुडोल्फ विर्को। ये कब आए थे, 1855 के अंदर। और इन्होंने बहुत शॉकिंग बात कही। इन्होंने अपनी देसी भाषा में कहा कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला। मतलब क्या है इसका, ओमनीज सेलुला ई सेलुला? इसका मतलब है कि जो नए सेल है वो पुराने सेल्स के डिवीजन से ही बनते हैं। मतलब क्या है, न्यू सेल arise from pre-existing cell, या फिर आप इसे बोल सकते हो ओल्ड। कि जो नए सेल है वो ओल्ड सेल से ही बनते हैं, वो पुराने सेल से ही बनते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सेल थ्योरी। एक बार रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले आए हमारे स्क्लेडन साहब थे बोटनिस्ट। उन्होंने अलग अलग प्लांट्स के ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे सेल्स से मिलकर बने हुए हैं और यही सेल्स आगे चलकर क्या बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं। उसके बाद आए हमारे 1839 के अंदर स्वान सर एक जूलॉजिस्ट थे, तो ये एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करेंगे। इन्होंने जब एनिमल सेल के ऊपर रिसर्च किया तो इन्हें एक बाउंड्री दिखी, जिसे आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी
कि मैं प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च करूं। प्लांट सेल के ऊपर भी इन्होंने ये सेम रिसर्च की, तो इन्होंने देखा कि प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन तो है ही, लेकिन उसके बाहर एक और बाउंड्री पाई जा रही है, जिसे आज के टाइम पर हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये किया और इन्होंने इसके बेसिस पर एक स्वान सर ने हाइपोथेसिस दे दी कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स के मिलकर बने हुए हैं। फिर इन्होंने सोचा, दोनों ने हाथ मिला लिया और कहा कि हम तेरी इस हाइपोथेसिस को थ्योरी में चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने अलग अलग बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स और कुछ बैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और लास्ट में इन्होंने सेल थ्योरी दे दी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये नहीं बता पाए कि न्यू सेल्स कैसे अराइज हो रहे हैं, न्यू सेल्स कैसे बन रहे हैं। वो बताया हमारे रुडोल्फ विर्को साहब ने 1855 के अंदर। ये थी हमारी पूरी की पूरी सेल थ्योरी, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो लिख लो, वायरस। वायरस इसका एक्सेप्शन क्यों है? वायरस इसका एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि सेल थ्योरी तो वहीं एप्लीकेबल होगी ना जिसके अंदर सेल है, वायरस के अंदर तो सेल होता ही नहीं है। तो वायरस डू नॉट हैव ओवन सेल, इसका अपना कोई सेल नहीं होता। इट इज एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ये एक्सेप्शन था किसका? सेल थ्योरी का, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक रिवीजन करना मत भूलिए। थैंक यू।